Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel EduTech IS. Today we are going to discuss about banking and we will study the following terms. इन सब टर्म्स के बारे में हम जानेंगे एक एक करके। पहला टर्म एंड डिमांड डिपॉजिट क्या होता है वो, उसके बाद कासा क्या है, एनडीटीएल क्या है और बैंक ऋण क्या है। इन सबों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूँगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना चाहिए कि बैंक का काम क्या है। आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे बैंक का काम डिपॉजिट लेना। मेन काम जो है दो है, डिपॉजिट लेना और लोन देना, लेंड करना, मनी लेंड करना। बाकी और भी सारे फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे लॉकर फैसिलिटीज़, करेंसी एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड भी कभी कभी बेचती हैं। तो ये सब है। बैंक्स मेनली डिपॉजिट लेती हैं और पैसा लोन में देती हैं। इनसे ही वो कमाई करती है। डिपॉजिट जो लेती है वो कम इंटरेस्ट देती है उस पर, और जब लोन आप लेने जाओगे तो हायर इंटरेस्ट पे आपको लोन देगी। वो जो डिफरेंस होगा वही उनके प्रॉफिट है। प्रॉफिट मार्जिन वही होता है बैंकों का। तो आगे देखते हैं डिपॉजिट। अब बैंक है, बैंक के लिए डिपॉजिट्स एंड जो वो लेंड करते हैं लोन, वो तो डिपॉजिट है, यानी कि पैसे मैंने बैंक में जमा कराए हैं। बैंक की जिम्मेदारी ये है कि जब मैं पैसे मांगने आऊँ तो मुझे पैसे लौटा दिए जाए। मैं कभी भी बैंक से पैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो वो जो पैसे जो डिपॉजिट वो रखती है वो बैंक के लिए लायबिलिटीज़ है, उसकी जिम्मेदारी है। और बैंक ने जितने पैसे किसी और को दे रखे हैं लोन, उसको वो अपने एसेट्स में गिनते हैं, क्योंकि वो पैसा बैंक को वापस मिलेगा। उन्होंने लोन दिया है, इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा उनको, तो वो एसेट्स में गिनते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे केवल लायबिलिटीज़ की, यानी डिपॉजिट की। तो डिपॉजिट आप देख सकते हैं, डिपॉजिट जो होता है दो टाइप के हो गए, टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जो ऑन डिमांड विड्रॉ किया जा सकता है। मतलब मैं कभी भी अपने पैसे विड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा डिपॉजिट अकाउंट खुलवा रखा है तो मैं कभी भी अपने पैसे विड्रॉ कर सकता हूँ। बैंक जाके या एटीएम कार्ड की मदद से कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। टर्म डिपॉजिट में क्या होता है, फिक्स टर्म होता है, उससे पहले विड्रॉल नहीं होता, और अगर विड्रॉल होता है आप करवाना चाहें तो पेनल्टी लगती है। टाइम से पहले अगर आप विड्रॉ करवाएंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो हम में से मैक्सिमम लोगों के पास सेविंग्स अकाउंट्स होगा। सेविंग अकाउंट डिमांड डिपॉजिट में आ जाता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में जो पैसे रखते हैं हम कभी भी बैंक से जाके वो पैसे निकाल सकते हैं या एटीएम से जाके वो पैसे निकाल सकते हैं। हाँ, एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं है कि अब दिन में 5-6 बार बैंक जा रहे हैं कि पैसे निकालने, एक दिन में 5-10 बार चले गए तो बैंक मना भी कर देगा। मतलब अनलिमिटेड नहीं रहता। सेविंग्स का अकाउंट है आपका, पैसे आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन लिमिट रहता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं। हालांकि उतना हम बैंक के पास जा जा के निकालते नहीं रहते, इसीलिए हमें पता नहीं लगता। या फिर ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, एटीएम से ज़्यादा बाहर निकालते हैं तो कुछ चार्जेस कटने लगते हैं। करेंट अकाउंट में क्या होता है, करेंट अकाउंट वो बड़े बड़े बिजनेसमैन खुलवाते हैं। करेंट अकाउंट बेसिकली उनका क्या है कि दिन भर में बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं और कई बार पैसे जमा डिपॉजिट करवाते हैं, कई बार पैसे निकालते हैं। तो इसमें वैसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन लिमिट नहीं रहता। आप कितने भी बार जमा कराइए, कितने भी बार निकालिए, वो मना नहीं करेगा। हाँ, चार्ज ज़रूर लगता है। एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन होते हैं, उसके बाद वो चार्ज लेता है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग जो डिपॉजिट होता है उसमें क्या है, मैं हर एक साल में, सपोज एग्जांपल, मैं टाइम ड्यूरेशन लेता हूँ कि हर एक साल में कुछ पैसे जाके बैंक में जमा कराता हूँ। सपोज 100 रुपीज़ एवरी ईयर और एवरी मंथ। चलिए हर महीने लेते हैं। एक पहले महीने मैंने 100 रुपये जमा कराए, फिर अगले महीने 100 रुपये जमा कराए, और एक साल बाद ये मैच्योर होगा। मैच्योरिटी डेट है 1 साल।
तो 1 साल तक मैं हर महीने 100 रुपये जमा कराता रहूँगा। ये रिकरिंग है, बार बार हो रहा है रिकरिंग। इस महीने मैंने 100 रुपये दिए, अगले मंथ फिर दिए, अगले मंथ फिर दिए, ऐसे करके। और फिर जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वो पूरा पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ और मुझे इंटरेस्ट भी जितना होगा वो मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट हम करवाते हैं तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, मैंने एक बार में ही सारे पैसे दे दिए। जैसे मैं 100 रुपये करके 12 मंथ्स में दे रहा, 1200 मैंने एक बार में बैंक को ₹1200 दे दिया, ये लो और जमा कर दो। ये मेरा फिक्स डिपॉजिट है, मैं 1 साल बाद इसे निकालूंगा। हाँ, मैच्योरिटी पीरियड वैरी कर सकता है। मैंने एग्जांपल के लिए 1 साल लिया है, तो मैच्योरिटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जब ये मैच्योर होता है उसके बाद ही हमें पैसे मिलते हैं। अगर हमें उससे पहले पैसे चाहिए तो फिर पेनल्टी लगती है, बैंक पेनल्टी लगाएगी। अगर आप टर्म डिपॉजिट हैं और पहले पैसे निकालना चाहते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगा बैंक की तरफ से। सेविंग्स और करंट अकाउंट में एक और भी डिफरेंस है, वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कराइए, आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट्स में वो ऑलमोस्ट 4% से ज़्यादा तो नहीं लगता, 3 to 4% तक हर बैंक में ऐसे ही वेरी करता है। हम यहाँ पे 4% मान के चलते हैं कि वो सेविंग्स अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने पे 4% इंटरेस्ट देती है। करेंट अकाउंट में जो है वो 0% इंटरेस्ट मिलता है पैसों पे, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और टर्म डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट हाई रहता है, ऑलमोस्ट आप 7%, एज एन एग्जाम्पल यू कैन टेक 7%। तो टर्म डिपॉजिट में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, पर यही है कि हम उसे मैच्योरिटी के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते, वरना पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो ये शर्त है। तो अब आप सपोज़ कि आप बैंक हैं, आपके पास दोनों ही टाइप के डिपॉजिट आते हैं, आपके बैंक में दोनों ही टाइप के डिपॉजिट आते हैं। तो आपके बैंक और आप लोन देते हो, किसी पर्टिकुलर रेट पे लोन दे देते हो, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा क्या है, कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या ये डिमांड डिपॉजिट में आए या टर्म डिपॉजिट ज़्यादा रहे। एज अ बिजनेसमैन जो बैंक को चला रहा है वो तो सोचेगा कि हमारा डिमांड डिपॉजिट ज़्यादा रहे, डिमांड डिपॉजिट का परसेंटेज तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें क्या करना है, केवल 4% ही यहाँ तो इंटरेस्ट देना पड़ता है सेविंग अकाउंट में, और लोन में ज़्यादा पैसे दे करके हम पैसे कमा लेंगे। जैसे मान लीजिए 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये मेरे को डिमांड डिपॉजिट मिलता है और उसमें से मैं 50 रुपीज़ जो है वो लोन पे दे देता हूँ, और जो लोन पे देता हूँ उसके इंटरेस्ट रेट मैं कर देता हूँ 10%। 10% पे दिया मैंने तो मुझे कितने 5 रुपये वापस मिलेंगे, वो इंटरेस्ट मिलेगा 5 रुपये। और मुझे पे कितना करना है, तो मैंने जो ले रखा था, अगर पूरा ही अमाउंट का 100, अगर 100 ही अमाउंट रहता और 100 मैं एज अ लोन दे देता, तो 10% मुझे 10 रुपये इंटरेस्ट मिलते और पे करना पड़ता केवल 4 रुपये, तो 6 रुपये का फ़ायदा होता। और अगर वो ही टर्म डिपॉजिट होता तो मुझे 7 रुपये पे करने पड़ते और 10 रुपये मैं कमाता लोन दे करके, तो 3 रुपये का केवल फ़ायदा होता। तो डिमांड डिपॉजिट में फ़ायदा ज़्यादा होता है बैंकों को। एज अ बिजनेसमैन वो चाहेंगे कि डिमांड डिपॉजिट ज़्यादा रहे, पर टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट दोनों के अपने अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। तो हम अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, एक बात और, ये कासा क्या है, तो कासा करेंट अकाउंट, कासा इज़ शॉर्ट फॉर्म फॉर करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, मतलब टोटल डिमांड डिपॉजिट। इफ़ कासा इज़ हाई, ये ज़्यादा है मेरे बैंक में, मैं रेशियो देख रहा हूँ कि डिमांड डिपॉजिट ज़्यादा है या टर्म डिपॉजिट ज़्यादा है, तो मुझे पता चलता है कि डिमांड डिपॉजिट ज़्यादा लोगों ने करा रखा है, ज़्यादा अमाउंट के डिमांड डिपॉजिट ही हो रखे हैं। तो इसका प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि बैंकों को, जैसा कि अभी मैंने बताया, कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा फिर। लेकिन नेगेटिव साइड भी है, एक रिस्क होता है कि बैंक रन ना हो जाए, और टर्म डिपॉजिट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसका पॉजिटिव साइड ये है कि बैंक रन के चांसेस कम हो जाएंगे, और बैंकों को नेगेटिव
ये हो जाता है बैंकों के लिए कि उनको हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, यानी कि उससे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। अब ये बैंक रन क्या है, तो बैंक रन देख लेते हैं बैंक रन क्या है। एक एग्जांपल से समझते हैं बैंक रन क्या है। आप किसी बैंक में 100 रुपीज़ जमा करा के आते हो, ठीक है। वो बैंक लोन में दे देती है पूरे के पूरे, सपोज़ अभी पूरे नहीं दे रही, 90 रुपीज़ ही लोन दे देती है। किसी थर्ड पार्टी को लोन दे दिया उसने। आपका ये जो 100 रुपीज़ है, मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये 100 रुपीज़ डिमांड डिपॉजिट है, मतलब मैं कभी भी जाके निकाल लूँ। तो आप जाओगे और बैंक को बोलोगे कि मुझे मेरे 100 रुपीज़ चाहिए। तो 100 रुपीज़ चाहिए, जब 100 रुपीज़ मांगने जाएंगे हम, तो होगा क्या, बैंक ने तो 90 रुपीज़ तो लोन पे दे दिए थे। आप अचानक से अगले दिन पहुंच गए कि मुझे 100 के 100 रुपीज़ विड्रॉ करना है, या 100 नहीं भी, पूरे विड्रॉ नहीं भी करोगे तो 50 रुपीज़ विड्रॉ करना है। तो अगर 50 रुपीज़ विड्रॉ करना है तो बैंक के पास 10 रुपये ही बचे हुए हैं, बाकी का तो उसने लोन दे दिया, ठीक है। अगर ऐसा सिनेरियो है, बाकी का उसने लोन दे दिया, 10 रुपये बचे हुए हैं, तो वो 40 रुपये फिर आपको बोलेगी कल आ जाना, कल आके ले लेना, या परसों आके ले लेना। ऐसा हो सकता है क्योंकि उसके पास अभी तो पैसे ही नहीं है। या फ़ोन घुमाएगी, थोड़ी देर वेट कीजिए, हम आपको दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप जा कर के बाहर में जब ये बात बताओगे कि मैं बैंक गया था और बैंक वालों ने मेरे तो पैसे अटका दिए, वो आज बोल रहे हैं कि कल देंगे, फिर परसों देंगे, ऐसा कर रहे हैं। तो ये बात सुन के लोगों को लगता है कि ये बैंक तो गया भैया, ये बैंक का बेड़ा गर्क है, ये बैंक तो डूब चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है। तो क्यों ना जो भी डिपॉजिटर होंगे, जिसने इस बैंक में पैसे दे रखे होंगे अपने अपने, वो सारे डिपॉजिटर भागेंगे बैंक की तरफ, दौड़ के भागेंगे बैंक की तरफ और अपने सारा डिपॉजिट विड्रॉ करना चाहेंगे। तो एक ऐसा सिचुएशन अराइज होता है जहाँ पे सारे डिपॉजिटर जो है बैंक की तरफ भागते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा पैसा निकल जाए, हम अपना सारा पैसा विड्रॉ कर ले, क्योंकि उनको लगता है कि बैंक बैंकरप्ट हो गई है, उसके पास अब पैसे नहीं है, दिवालिया हो गई है। तो ऐसा कंडीशन ना अराइज हो, इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट दोनों के ही हेल्दी मिक्सचर बैंक के पास हो, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं, दोनों के प्रॉपर मिक्सचर हो, क्योंकि दोनों के ही अपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ में दो वर्ड हैं, अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें तो एक डिमांड लायबिलिटी और दूसरा टाइम लायबिलिटीज़। तो ये दोनों ही मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बोल दूँ, डिमांड लायबिलिटीज़ इज दैट कासा वाला पार्ट, इट्स डिमांड लायबिलिटीज, एंड टाइम लायबिलिटी इज नथिंग बट टर्म लायबिलिटी। जो हमने टर्म लायबिलिटी पढ़ा वही टाइम लायबिलिटी है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट एंड ऑल, वो सारे। इन दोनों के अलावा आपको नेट भी वर्ड दिख रहा है, तो नेट क्या है अब उसके बारे में समझते हैं कि ये नेट क्या है। नेट टाइम एंड डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ में नेट क्या है। तो यहाँ एक बैंक कंसिडर करते हैं, ये थर्ड बैंक है। देखिए, कोई सी भी बैंक, कुछ पैसे उसको डिपॉजिट में मिलते हैं और कुछ पैसे वो क्या करती है, अदर बैंक्स को डिपॉजिट कर देती है, जा करके अदर बैंक्स में डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। जैसे कि कोई सा भी स्मॉल बैंक है, देना बैंक, तो देना बैंक का एसबीआई बैंक में अकाउंट हो सकता है। देना बैंक कुछ पैसे अपने एसबीआई में रखेगी, एसबीआई बैंक में। अगर ऐसा होता है तो वो डिपॉजिट इन अदर बैंक। तो यहाँ पे नेट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो नेट कैलकुलेट करने पे क्या होगा, डिमांड लायबिलिटीज़ प्लस टर्म लायबिलिटीज़ एंड माइनस डिपॉजिट इन अदर बैंक्स। अब यहाँ पे डिपॉजिट को माइनस क्यों किया गया, क्योंकि ये डिपॉजिट जो है, जो अदर बैंक में दिया गया, ये लायबिलिटी में नहीं गिनाता है। हम यहाँ पे नेट लायबिलिटीज़ निकाल रहे हैं और ये लायबिलिटी नहीं है। जो दूसरे बैंक में हम रख रखे हैं पैसा, वो तो हमें वापस मिल जाएगा। बैंक ये मान के चल रही है कि मैंने दूसरे बैंक में पैसा रख रखा है, वो तो मुझे वापस मिल जाएगा, तो वो उसके लिए एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। तो इसलिए ये पार्ट माइनस हो जाता है और बैंक का नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ NDTL इज़ दिस। और NDTL बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे मैं आगे इसके बेसिस पे ही CRR,
SLR, ये सारा कुछ बताऊंगा। ये सारे टर्म्स जो अभी अभी मैंने बताए हैं एकदम बहुत बेसिक टर्म है, जिसके ऊपर आपका कॉन्सेप्ट आगे फ्यूचर में बिल्ड होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये कंटेंट पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करें, एंड ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वन मोर इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू require the PDF of this lecture, you can join our Telegram channel. The link will be provided in the description. Thank you.